मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें जो लेडी है उसका नाम केट है और उसका एक बेबी होने वाला होता है। हॉस्पिटल जाते ही उसे ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण जो उसका बेबी होता है वो मरा हुआ पैदा होता है और वहाँ सभी लोगों के फेस पर वो एक अजीब सी स्माइल देखती है। फिर केट की आंख खुलती है जिससे हमें पता चलता है कि केट ये सब अपने सपने में देख रही है। इस सपने से केट बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि जो भी उसने सपने में देखा था वही सब केट के साथ रियल लाइफ में हो चुका था। इसी वजह से केट ने अपने थर्ड बेबी को खो दिया था और केट उसे बहुत मिस करती है। इस इंसिडेंट के बाद केट काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड रहने लगी थी जिसकी वजह से वो मेडिसिन्स भी खाती थी और इन्हीं सब रीजंस के चलते उन दोनों कपल्स के बीच भी काफ़ी तनाव रहने लग गया था और अपने इस दुख को भुलाने के लिए केट ड्रिंक भी करने लग गई थी। लेकिन साथ ही साथ केट काउंसलिंग भी लिया करती थी ताकि वो ठीक रहे क्योंकि उसके पहले भी दो बच्चे हैं तो वो उन दोनों पर फोकस करना चाहती थी और खुद को एक अच्छी माँ साबित करना भी वो चाहती थी। अब हमें बताया जाता है कि केट की एक बेटी है जो डीफ है और एक बेटा है, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने थर्ड चाइल्ड को नहीं भुला पा रही थी और एक रात केट अपने हस्बैंड को थर्ड चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए कहती है और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के जो केट का हस्बैंड होता है उसकी बात मान भी लेता है। फिर वो नेक्स्ट डे ही ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ बहुत से बच्चे होते हैं पर उन्हें वहाँ एक बच्ची पसंद आती है जिसका नाम एस्तर होता है और वो लगभग 9 से 10 साल की होती है। वो बच्ची भी इनके साथ काफ़ी कंफर्टेबली बातें करती है। अब उन्हें एस्तर पसंद आती है तो सारे अडॉप्शन प्रोसेस को वो आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की जो हेड होती है, जो सिस्टर होती है, उसके पास जाते हैं और साथ ही एस्तर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बारे में कुछ पूछते हैं। तो सिस्टर उन्हें बताती है एस्तर के बारे में कि ये बच्ची बहुत ही समझदार है, अपनी एज से भी ज़्यादा बड़े लोगों की तरह बातें करती है, ये बड़ों की तरह बातें तो करती है और इसमें मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं। आगे सिस्टर बताती है कि इसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारे गए और ये बहुत मुश्किल से बची है। बेशक ये रशिया से है पर इसे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है और ये बहुत इंटेलिजेंट है। यानी इतनी सारी जब ऑब्वियस है बच्चे की वो बातें सुनेंगे और वो आए अडॉप्शन के लिए तो वो कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वो दोनों एस्तर को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। केट की बेटी एस्तर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी एक बहन जो मिल गई थी, पर केट का जो बेटा होता है एस्तर को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता और वो उन्हें कहता है कि इसे क्यों लेकर आए हैं। वो एस्तर के साथ भी ठीक से बिहेव नहीं करता। अब एक रात केट अपने हस्बैंड के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रही होती है। उसी समय एस्तर अपनी छोटी बहन के साथ आ जाती है और कहती है कि मॉम हमें नींद नहीं आ रही है, हमें डर लग रहा है, क्या हम आप दोनों के साथ सो सकते हैं। और केट उन्हें अपने पास बुला लेती है कि वो भी एक माँ है, बच्चे डर रहे हैं वो बुलाएगी। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है केट का बेटा अपने घर के पास वाले फॉरेस्ट में शूटिंग गेम खेल रहा होता है। उस दौरान गलती से एक शूट वहाँ बैठे कबूतर पर लग जाता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ एस्तर अपनी बहन के साथ आती है और अपने भाई को एक पत्थर देती है और उस कबूतर को मारने को कहती है, पर जो वो केट का बेटा होता है वो मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऑब्वियस है वो एक छोटा लड़का है। तब एस्तर कहती है कि हमें इस कबूतर को मुक्त करना होगा वरना इसी तरीके से तड़पता रहेगा। और जब केट का बेटा ये नहीं करता तो एस्तर खुद ही पत्थर से उस कबूतर को कुचल देती है। अब यहाँ हमें यह नहीं समझ आता, हम ये देखकर शॉक्ड हैं कि वो एक दयालु लड़की है, एक समझदार लड़की है या एक जालिम लड़की है जिसने बिना किसी झिझक, बिना किसी हेजिटेशन के इस कबूतर को एक पल में मार गिराया। हम देखते हैं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की एस्तर को बहुत बुली किया करती थी। वो एस्तर का सामान भी नीचे गिरा देती है और एस्तर जब उठाने लगती है तो वो लड़की एस्तर के नेक पे जो बैंड बंधा हुआ होता है उसको खोलने की कोशिश करती है, पर एस्तर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और जो सारे बच्चे होते हैं वो एस्तर को देख के डर जाते हैं। यहाँ हमें समझ नहीं आता कि जब उस लड़की ने उसके बैंड पे हाथ लगाया तो वो क्यों चीखती है। सीन चेंज होता है जहाँ एस्तर और केट को दिखाया जाता है
और यहाँ से हमें पता चलता है कि केट अब एस्तर को एक माँ की तरह प्यार करने लगी है। वो एस्तर को अपनी मरी हुई बेटी की ग्रेव दिखाने ले जाती है और एस्तर उस ग्रेव को देखकर रोने लगती है कि इस पर जो केट है वो एस्तर पर बहुत प्यार दिखाती है, उसको बहुत प्यार आता है और वो उसे हग करने लगती है। और इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि एस्तर को ऑर्फनेज से लाया गया है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कपल अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं और उस दौरान वहाँ एस्तर आ जाती है और फिर वहाँ से चली भी जाती है। नेक्स्ट डे केट जब एस्तर से इस बारे में बात करने जाती है तो एस्तर कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं सब जानती हूँ। केट एस्तर की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये सब बातें कैसे मालूम। फिर केट ये बात अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करती है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि हमें क्या पता कि हमसे पहले वो क्या क्या जानती है, किस किस के कांटेक्ट में रही है, और सिस्टर ने भी बताया है कि जो एस्तर है वो बातों को जल्दी समझ जाती है। तो यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट केट को उसके इस जवाब से कुछ डाउट ज़रूर होता है। अब एक दिन फादर अपनी दोनों बेटियों के साथ पार्क जाता है जहाँ एस्तर को वही लड़की नजर आती है उसे स्कूल में बुली किया करती थी, परेशान किया करती थी, और वो लड़की भी एस्तर को देख लेती है जहाँ पर एस्तर उसको बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही होती है और वो लड़की भी डर जाती है। एस्तर यहीं पर नहीं रुकती, वो उस लड़की को स्लाइड पर से पुश कर देती है, धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफ़ी बुरी तरह चोटें आती हैं। अब उसी रात जब पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो जो फादर होता है वो एस्तर को कन्फ्रंट करने की कोशिश कर, जिस पर एस्तर कहती है कि डैडी हम तो सिर्फ खेल रहे थे। और जो एस्तर होती है वो इतनी चालाकी से अपनी छोटी बहन से भी उससे भी कंफर्म कराती है और जो वो छोटी बेटी होती है वो भी एस्तर की ही साइड लेती है। पर केट का बेटा एस्तर को कहता है कि झूठ बोल रही है। फिर वो कपल अपने बेटे से एस्तर से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और वो वहाँ से गुस्सा होकर डिनर किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। केट का हस्बैंड केट से कहता है कि अब उनका बेटा बाहर नहीं खेलने जाएगा क्योंकि उसने एस्तर से बदतमीजी की है। अब उन लोगों को भी एस्तर का जो बिहेवियर था वो कुछ अजीब लग रहा होता है और तभी केट के पास ऑर्फनेज से सिस्टर का कॉल आ जाता है। तो केट उन्हें सब कुछ बता देती। सिस्टर उन्हें घर आने के लिए कहती है और वो उनके घर भी आ जाती है और वो कहती है डियर आई एम सो सॉरी। यानी जब सिस्टर उनके घर आती है तो वो केट से सॉरी बोलती है और वो उससे कहती है कि हमें एस्तर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमें एस्तर को आपको नहीं देना चाहिए था। यानी उनके पास कोई प्रॉपर डिटेल नहीं थी एस्तर की, तो उन्होंने बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के ही एस्तर को उनको सौंप दिया, क्योंकि ऑर्फनेज में भी अगर कुछ भी घटता था तो उसके आसपास हमेशा एस्तर मौजूद होती थी। हमें भी ये सब बहुत अजीब लगता था और ये सभी बातें हमें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। ये सारी बातें जो सिस्टर होती है वो केट से कहती है। फिर सिस्टर कहती है कि हो सकता है कि ये मेरा वहम भी हो, लेकिन इतनी सारी अजीब चीज़ों में एस्तर का होना, एस्तर इनकी सारी बातें छुप कर सुन रही होती है। केट को तो पहले से ही एस्तर पर शक होने लग गया था, पर जो उसका हस्बैंड था वो सिस्टर की इन बातों पर यकीन नहीं करता और वो ये भी कहता है कि सिस्टर ने कहा तो है कि हो सकता है मेरा वहम हो। अब क्या होता है, जो एस्तर होती है इन सारी बातों को सुन लेने के बाद वो केट की छोटी बेटी के पास जाती है, जहाँ उसे वो अपने साथ कहीं चलने को कहती है और साथ ही ट्री हाउस की कीज और गन भी रख लेती है। जब सिस्टर केट के घर से निकलती है तो एस्तर शॉर्टकट के रास्ते से केट की छोटी बेटी के साथ उसका पीछा करती है। फिर सिस्टर की कार रोड पर आती है तो एस्तर बड़ी चालाकी से केट की बेटी को सिस्टर की कार के आगे धक्का दे देती है। अब ऑब्वियस है जो सिस्टर है वो डर जाती है और वो एकदम से कार में ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो कार की स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से कार में एकदम ब्रेक नहीं लगता और वो अपना स्टीयरिंग घुमा लेती है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। पर सिस्टर कार को बैलेंस कर लेती है और केट की बेटी को भी बचा लेती है। फिर वो केट की बेटी को देखने जाती है और इतने में ही हम देख पाते हैं कि एस्तर सिस्टर के पीछे से हैमर से वार कर देती है और इतनी बार वार करती है कि सिस्टर की वहीं मौत हो जाती है, जिसे देखकर केट की छोटी बेटी बहुत डर जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है। इसके बाद एस्टर ट्री हाउस में जाती है और वहाँ सारे सबूत मिटाती है
केट का बेटा एस्तर को ट्री हाउस से आते हुए देख लेता है। रात में जब केट का बेटा सो रहा होता है तो एस्तर उसकी गर्दन पर कटर रखकर धमकी देती है कि अगर ये बात किसी को बताई तो। आगे सीन चेंज होता है जहां वो कपल एस्तर को एक काउंसलर के पास लाते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एस्तर इतनी चालाकी से काउंसलर को अपनी बातों में ले लेती है कि जो काउंसलर होती है वो भी उसी के फेवर में हो जाती है। और जब केट और उसका हस्बैंड काउंसलर से एस्तर के बारे में बातें करते हैं तो वो काउंसलर केट को ही इसका जिम्मेदार मानती है, क्योंकि केट ही एक अनाथ बच्ची को एक माँ जैसा प्यार नहीं दे पा रही है। यानी जो एस्तर है उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि मेरी माँ ने मुझे गोद तो ले लिया पर मुझे एक रियल मॉम जैसा वो प्यार नहीं दे रही है। यहाँ पर वो केट को ही गलत साबित करती है। इस पर केट और उसके हस्बैंड की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और जो उसका हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से कहता है, केट से कहता है कि फैसला तुम्हारा ही था, फिर तुम क्यों इसे हैंडल नहीं कर पा रही हो। फिर उन्हें ऑर्फनेज से कॉल आता है जहां उन्हें पता चलता है कि सिस्टर मिसिंग है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सिस्टर की मौत हो चुकी है। केट और उसका हस्बैंड जो है ये न्यूज़ सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आखिरी बार जो सिस्टर थी वो उन्हीं के घर आई थी, उनसे मिलने आई थी। फिर केट और उसका हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि वो एस्तर के बारे में मिलकर पता लगाएंगे, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केट किचन में होती है और वो कुछ काम कर रही होती है। उसी दौरान जो एस्तर होती है वो केट के पास आती है और उसे फ्लावर्स देती है। पर जब केट ध्यान से उन फूलों को देखती है, उन फ्लावर्स को देखती है, तो वो उसकी मरी हुई बेटी की ग्रेव पर लगे हुए फूल होती है। और जब वो इसको देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी बीच जो वो केट होती है वो एस्तर पर मारने लगती है, उस पर फिजिकली वार कर देती है और उनकी हाथापाई हो जाती है और केट का हस्बैंड उन दोनों को छुड़ा देता है, जिस पर केट रोती हुई उस ग्रेव के पास चली जाती है। अब जब केट का हस्बैंड एस्तर को देखने आता है तो जहाँ पर जो एस्तर होती है उसे बताती है कि केट ने उसे बहुत मारा है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। असल में एस्तर झूठ बोल रही है क्योंकि ये चोट एस्तर ने खुद को ही पहुंचाई है ताकि लगे कि केट ने उसके हाथ की हड्डी तोड़ दिया। यानी वो किसी को गलत साबित करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए हमें ये पता चलता है कि खुद को भी हार्म पहुंचा सकती है। केट का हस्बैंड केट की इन हरकतों की वजह से दूर जाने लगता है और उसकी ऐसी हरकत पे गुस्सा होता है जो उसने की ही नहीं थी। केट अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ड्रिंक करने चली जाती है, पर वो ड्रिंक करने की कोशिश तो करती है पर वो कर नहीं पाती, उन्हें फेंक देती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ केट के बेटे की बुक नीचे गिर जाती है और केट उन्हें उठाने जाती है। वहाँ एस्तर कार स्टार्ट कर देती है और वो कार पीछे जाने लगती है, यानी कार के अंदर केट की बेटी बैठी हुई होती है। कैट भी गाड़ी को पीछे जाते हुए देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और वहाँ के आसपास जो लोग होते हैं वो भी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो गाड़ी नहीं रुक पाती। इतनी देर में वो गाड़ी जाते हुए एक बर्फ के ढेर पर जाकर टकरा जाती है और वहीं वो केट भागकर अपनी बेटी को निकालती है और उसे हग करती है। केट इस इंसिडेंट के बाद से और भी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। अब केट का हस्बैंड केट को इस गैर जिम्मेदार हरकत के लिए उसे एक गैर जिम्मेदार माँ समझता है और काउंसलर को घर बुलाता है। किसके लिए? केट की काउंसलिंग के लिए। वो ये भी कहता है कि केट ड्रिंक भी करती है क्योंकि उसके पास वो बॉटल्स भी मिलती है। उसने वो बॉटल का अल्कोहल थ्रो कर दिया था, फेंक दिया था, लेकिन उसके हस्बैंड को लगता है कि केट ने ये ड्रिंक की है। पर केट अपनी सच्चाई को प्रूफ नहीं कर पाती। काउंसलर कहती है कि आप रिहेबिलाइज सेंटर भेजा जाएगा जहां आपकी ड्रिंक छुड़वाई जाएगी और कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर केट का बेटा अपनी बहन से एस्तर के बारे में बात करने जाता है जहां वो छोटी बच्ची उससे कुछ ड्राइंग दिखाती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो वो एक ड्राइंग के थ्रू एस्तर की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, जिससे कैट के बेटे को एस्तर की सारी सच्चाई मालूम हो जाती है कि एस्तर ने ही सिस्टर को मारा है और बहुत सी गलत काम भी करती आई है। अब वो एस्तर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहता था। इधर केट एस्तर के रूम में तलाशी कर रही होती है। वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिस पर एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है और उसका नाम होता है सारनी इंस्टीट्यूट। कैट जब इसके बारे में रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि एस्तर किसी ऑर्फनेज से नहीं, मेंटल इंस्टीट्यूट से आई है। यानी जैसे कि सिस्टर ने बताया था वो रशियन कि किसी ऑर्फनेज से आई है, वो एक्चुअल में किसी ऑर्फनेज से नहीं, वो एक मेंटल
इंस्टीट्यूट से आई है। इधर केट का बेटा एस्तर के खिलाफ प्रूफ लेने ट्री हाउस जाता है और वहाँ एस्तर भी आ जाती है और वो उन सभी प्रूफ को आग के हवाले कर देती है, जिसकी वजह से ट्री हाउस में भी आग लग जाती है और एस्तर केट के बेटे को ट्री हाउस में बंद करके चली जाती है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है और नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। एस्तर वहाँ आकर उस पर पत्थर से मारने ही वाली होती है, लेकिन केट की छोटी बेटी एस्तर को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से एस्तर गिर जाती है। उसी दौरान वहाँ केट आ जाती है, वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है। अगर केट नहीं आती तो एस्तर उसके भाई को और छोटी बेटी को शायद मार गिराती। अब केट अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एस्तर ने किया है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि जो केट थी वो अपना ट्रस्ट खो चुकी थी एस्तर की वजह से। तब एस्तर गुस्से में केट के बेटे के रूम में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर्स वहाँ टाइम पर आकर उसे बचा लेते हैं। केट समझ जाती है कि ये काम एस्तर ने ही किया है और वो सबके सामने एस्तर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। केट की हरकत देखकर डॉक्टर्स उसे ही पागल समझते हैं और उसे ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और केट का हस्बैंड एस्तर और अपनी छोटी बेटी को घर ले जाता है और केट हॉस्पिटल में ही होती है। अब केट का हस्बैंड ड्रिंक करने लगता है और एस्तर ने बड़ों की तरह खुद को ड्रेसअप किया होता है और बहुत ज़्यादा मेकअप भी किया होता है। वो केट के हस्बैंड के पास आकर बैठ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। इस पर वो एस्तर को अपनी बेटी मानता है और वो एस्तर पर बहुत गुस्सा करता है और एस्तर भी नाराज़ होकर वहाँ अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि केट के पास उसी मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आया है जहाँ की पेशेंट एस्तर रह चुकी है। वो एस्तर के बारे में कई सारे सस्पेंस रिवील करता है कि ये कोई बच्ची नहीं है, बल्कि एक 33 यानी 33 साल की ओल्ड लेडी है, जिसकी फिजिकली ग्रोथ रुक गई है और इसने इसका सारा बदला लोगों को मारकर निकाला है। ये इस हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट के नाम से मशहूर है। वो आदमी केट को ये भी बताता है कि आपसे पहले जिस फैमिली के पास ये रहती थी उनको इसने जलाकर मार डाला। वो आदमी केट से कहता है कि इस मामले में आप पुलिस को इन्वॉल्व कर लीजिए। फिर एस्तर को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपने मेकअप रिमूव कर रही है और उसके हाथ और गर्दन पर कुछ निशान को भी दिखाया जाता है, जिन्हें छिपाने के लिए वो बैंड पहना करती थी और यहाँ पर हमें वो अपने असली रूप में दिखाई देती है। दूसरी तरफ केट के हस्बैंड को बुरा लगता है कि उसने एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया। उसको लगता है कि हो सकता है ये सब उसका वहम भी हो। वो एस्तर के रूम में जाता है जहाँ उसे काफ़ी अजीब पिक्चर्स नज़र आती है। फिर उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और वो फ़ोन पिक करने वाला ही होता है, लेकिन एस्तर उस पर पीछे से वार कर देती है और केट के हस्बैंड की वहीं मौत हो जाती है। केट की छोटी बेटी ये सब देख लेती है और एस्तर भी उसे देख लेती है। फिर वो छोटी लड़की अपने रूम में जाकर छिप जाती है। इधर केट भी हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रही होती है, साथ ही वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करती है। केट जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ पाती है और उसे बहुत दुख होता है कि अगर उसने पहले ही एस्तर के बारे में पता कर लिया होता या उसे पहले ही पता चल जाता तो वो ये सब होने नहीं देती। फिर केट अपनी छोटी बेटी को ढूंढने जाती है, जिस पर एस्तर केट को शूट कर देती है, जिससे केट जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ हम केट की छोटी बेटी को देखते हैं जो एस्तर से छिपने की कोशिश कर रही होती है और वो ग्रीन हाउस में छिप जाती है। वहीं एस्तर भी उसके पीछा करती है और वहां आ जाती है। केट एस्तर को ग्रीन हाउस की छत से डिस्ट्रैक्ट करती है और ग्लास रूफ होने की वजह से वो एस्तर पर कूद जाती है और एस्तर वहीं बेहोश हो जाती है। इतने में पुलिस वहां पहुंचती है, पर एस्तर भी वहां से गायब होती है। अब इधर जब केट अपनी बेटी को लेकर भागती है तो दोबारा से जो एस्तर होती है उन पर हमला कर देती है और इस हमले के दौरान जो एस्तर होती है केट पर काफ़ी वार करती है, जिसकी वजह से केट जो है काफ़ी घायल हो जाती है। इतने में जो केट की बेटी होती है वो एस्तर पर शूट करती है, पर वो जो गोली होती है वो एस्तर पे लगने की बजाय जो वहाँ पे फ्रीजिंग वाटर होता है, जो बर्फ़ जमी हुई होती है उस पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ जाते हैं और एस्तर और केट दोनों ही उस क्रैक को टूटने की वजह से उस पानी में गिर जाती है। अब जो केट होती है किसी न किसी तरीके से तो पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन जो एस्तर होती है वो उसको पकड़ के वापस उस पानी में खींचने लगती है, लेकिन केट जो होती है उसके फेस पे एक वार करती है, जिसकी वजह से
उसको काफ़ी गहरी चोट आती है और एस्तर शायद उस पानी में मर भी गई होगी। फिर केट बाहर आती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।